फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग क्रिया शारीर का सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे। तो क्रिया शारीर सेकंड पेपर का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है धातु। तो आइए स्टार्ट करते हैं धातु को। धातु, ठीक है। तो धातु में एक बहुत अच्छा सा श्लोक है और बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। कई जगह इसका रोल है, तो अच्छे से याद करेंगे इस श्लोक को। आइए देखते हैं। रस श्रृंग मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणि धातवः सप्तदुष्यः। किसके अनुसार? अष्टांग हृदय के अनुसार है, ठीक है। फिर से देखेंगे एक बार। रसा श्रृंग मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणि धातवः सप्तदुष्यः, ठीक है। तो क्या बोला गया है? आचार्य क्या कहते हैं कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुएं वाग्भट ने बताई हैं, ठीक है। कौन कौन सी धातुएं बताई हैं? एक तो बताइए रस धातु, फिर रक्त धातु, मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुएं बताई हैं, ठीक है। तो बोला गया कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं, ठीक है। और किसने बताया? आचार्य वाग्भट ने बताया है। इन्हें दूष्य भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ना सप्तदुष्य, इन्हें क्या कहते हैं? दूष्य कहते हैं, ठीक है। क्योंकि दोषों के द्वारा इन धातुओं का दूषण होता है। क्योंकि क्या होता है, जो दोष होते हैं, दोषों के कारण ये क्या होता है? दूषण होता है, इन धातुओं का दूषण होता है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि धातुएं कितनी होती हैं? टोटल 7 धातुएं होती हैं, ठीक है। और दोषों के द्वारा इनका क्या होता है? दूषण होता है। क्लियर? आगे देखेंगे श्लोक। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेधा प्रजायते मेधसो अस्थि ततो मज्जा मज्जा शुक्रम तो जायते। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या बोला गया है? रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेधा प्रजायते मेधसो अस्थि ततो मज्जा मज्जा शुक्रम तो जायते। अर्थात धातु पोषण क्रम में सप्त धातुओं की ही गणना की गई है, ठीक है। तो वाग्भट और सारंगधर ने भी रसादि सप्त धातुओं को ही क्या किया है? वर्णित किया है, ठीक है। तो वही ऊपर वाली बात बोली गई कि 7 धातुओं की गणना की गई है। और आचार्य वाग्भट और सारंगधर ने भी क्या किया? रसादि सप्त धातुओं को बताया है और सप्त धातुओं का क्या किया है? वर्णन किया हुआ, ठीक है। तो ये 7 धातुएं होती कौन कौन सी मैंने आपको बता दिया है। अब इसको हम लिखते हैं इंग्लिश में, यानी कि मॉडर्न में क्या कहते हैं, ठीक है, इन 7 धातुओं को। तो पहली धातु क्या होती है? रस धातु। और रस धातु क्या कहा गया है? प्लाज्मा और लिम्फ टिश्यू कहा गया है। दूसरी धातु रक्त धातु होती है, जिसे ब्लड टिश्यू कहा गया है। तीसरी धातु मांस धातु होती है, जिसे मस्कुलर टिश्यू कहा गया है। चौथी धातु मेद धातु होती है, जिसे एडिपोज टिश्यू कहा गया है। पांचवी धातु अस्थि धातु होती है, जिसे बोन टिश्यू कहा गया है। छठवीं धातु मज्जा धातु, जिसे बोन मैरो टिश्यू कहा गया है, ठीक है। सातवीं और अंतिम धातु होती है शुक्र धातु, जिसे रिप्रोडक्टिव टिश्यू कहा गया है, ठीक है। एक बार और देखेंगे। रस धातु को प्लाज्मा और लिम्फ टिश्यू, रक्त धातु को ब्लड टिश्यू कहा गया है, मांस धातु को मस्कुलर टिश्यू कहा गया है, मेद धातु को एडिपोज टिश्यू, अस्थि धातु को बोन टिश्यू कहा गया है, मज्जा धातु को बोन मैरो टिश्यू कहा गया है और शुक्र धातु को रिप्रोडक्टिव टिश्यू कहा गया है, ठीक है। आइए, तो इस चैप्टर का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? केदारी कुल्या न्याय। ये आता ही आता क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा और याद करते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिए। एग्ज़ाम आ गए हैं और इस जो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। तो आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं केदारी कुल्या न्याय क्या होता है। आचार्य चक्रपाणी वर्णित इस न्याय को केदारी और कुल्या 2 शब्दों से समझा जा सकता है, ठीक है। तो 2 शब्द कौन कौन से बोले हैं आचार्य ने? एक बोला केदारी, एक बोला है कुल्या। अच्छा, केदारी का अर्थ क्या होता है? क्यारी। गांव में आपने देखा होगा क्यारियां होती हैं खेतों में, तो केदारी किससे लिया गया है? क्यारी से लिया गया है, ठीक है। और कुल्या क्या बोला गया है? कुल्या को बोला गया है नाली, ठीक है, नाली। तो केदारी का अर्थ क्यारी तथा कुल्या का अर्थ यहाँ पर नाली से लिया गया है, ठीक है। क्या बता रहे हैं आचार्य? केदारी का अर्थ जो है वो किससे लिया गया? क्यारी से लिया गया है। और कुल्या का जो अर्थ है वो नाली से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तुत दृष्टांत में केदारी से शरीरस्थ धातुएं तथा कुल्या से पोषण करने वाली वाहिनियों को ग्रहण किया गया है। मीन्स की कह रहे हैं आचार्य, जो केदारी होता है, केदारी से क्या होता है? शरीरस्थ धातुओं का पोषण होता है।
शरीर में जो भी धातु है तो उनसे उनका पोषण होता है केदारी से। और कुल्या यानी कि नाली, नाली से क्या होता है, पोषण करने वाली वाहिनियाँ बोला गया है। नाली क्या बोला गया, पोषण करने वाली वाहिनियाँ बोला गया, ठीक है। तो केदारी कुल्या क्या हुआ, केदारी से क्या होता है, धातुओं का पोषण होता है, और कुल्या का मतलब नालियाँ यानी नालियों के द्वारा वहाँ तक पहुँचता है, ठीक है तत्व। जैसे कि आप देखे होंगे गाँव में यदि कोई खेत है, मान लीजिए ये फील्ड है, बड़ी सी बनाई गई है ये फील्ड, तो इस फील्ड में क्या बोला गया भाई, पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इंजन लगा हुआ है, ये छोटा सा इंजन लगा हुआ है। यहाँ से ये नल है और इस नल से क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पानी गया, यहाँ से गया, अब ये क्या है, नाली बनी हुई है, ठीक है। ये क्या बनी हुई है, नाली बनी हुई है। अब तो यहाँ से पानी निकला और नाली से इसके जरिए जा रहा है, कहाँ पे जाएगा, खेतों में जाएगा, ठीक है। तो यही बोला गया है केदारी कुल्या, ठीक है। नाली को बोला गया कुल्या और केदारी का मतलब बोला गया जो पोषण करता है। क्लियर। क्यारी में जो पोषण हो रहा है, ठीक है, नालियों के द्वारा पहुंचेगा, तो वही बोला गया, केदारी को क्यारी बोला गया और कुल्या को नाली बोला गया, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि शरीरस्थ धातुएं जो होती हैं, ठीक है, वो पोषण होती हैं। प्रस्तुत दृष्टांत में केदारी से शरीरस्थ धातुएं एवं कुल्या से पोषण करने वाली वाहिनियों को ग्रहण किया गया है। अब आइए इसको डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। तो बोला है केदारी कुल्या न्याय का संक्षिप्त वर्णन क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आहार को ग्रहण करेंगे, किस रूप में, पंच भौतिक रूप में, ठीक। जब हम आहार को ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, पाचक अग्नि उसमें क्रिया करेगी। तो जब पाचक अग्नि क्रिया करती तो उसमें से फिर दो चीज़ें बनती हैं, क्या बनता है, एक प्रसाद भाग बनता है और एक किट्ट भाग बनता है। प्रसाद भाग से क्या होगा, आहार रस होता है, और किट्ट भाग से क्या बनता है, मूत्र और पुरीश बनता है, ठीक है। तो जब प्रसाद बनता है तो प्रसाद भाग, पहले हमने क्या किया, आहार को ग्रहण किया। अब आहार को ग्रहण किया तो क्या बना, प्रसाद, यानी कि आहार रस बना। अब रस से फिर जो धातु है तो उनका पोषण होगा। तो सबसे पहले कौन सी धातु होती है, रस धातु। तो रस धातु से क्या होगा, रस का आश्रय, यानी कि रस जहाँ पर आश्रय लेता है, रस जहाँ पर रहता है, रस का जो स्थान है उसका पोषण होगा। फिर उसमें क्या होगा, रस अग्नि की क्रिया होगी। और जब रस अग्नि की क्रिया होगी तो फिर क्या होगा, वो दो भागों में टूटेगा, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले रस भाग जो होगा उसमें क्या होगा, रस अग्नि की क्रिया होगी और दो भागों में टूटेगा। किसमें किसमें, एक सार भाग में, एक किट्ट भाग में। तो जो सार भाग में टूटेगा तो सार भाग का भी दो भाग में वो टूटेगा, ठीक है। जो सार भाग होगा यानी जीस्ट पार्ट जो होगा, जो सार भाग होगा वो भी दो भागों में टूटेगा। किसमें किसमें, एक रस धातु में टूटेगा और एक उसकी उप धातु में टूटेगा, ठीक है। तो रस धातु में टूट गया तो वो रस धातु बन गई, रस धातु में गया, ठीक। अब जो उप धातु होगी तो रस धातु उप धातु क्या होती है, स्तन्य होती है और रज होती है, ठीक है। तो स्तन्य में जाएगा तो क्या होगा, दूध का निर्माण होगा, और रज क्या होगा, मासिक धर्म का स्राव होता है, तो ठीक है। तो ये उप धातु जो होती है, उप धातु को मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो रस धातु की उप धातु क्या बोला गया है, दो चीज बोली गई है, क्या, स्तन्य। स्तन में किसका निर्माण, दूध का निर्माण, ठीक है। स्तन में किसका निर्माण होगा, दूध का निर्माण होगा। और दूसरी क्या बोली गई है, रज। रज आपको पता ही है, मासिक धर्म का स्राव होता है इसमें, ठीक है। फिर क्या होगा, तो ये क्यारी ही बनी है। अब जैसे यहाँ से मान लीजिए निकला आहार, आहार रस निकला तो सबसे पहले रस धातु में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, रक्त धातु में। तो ये केदारी कुल्या न्याय ही चल रहा है, ठीक है। तो ये नालियाँ हैं, नाली के द्वारा पोषण हो रहा है, क्लियर। तो रस धातु का हो गया। अब हम पहुँचेंगे रक्त धातु में। तो जब रक्त धातु में आएंगे तो क्या होगा, रक्त धातु जहाँ पर रह रहा है तो वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे रक्ताग्नि की क्रिया होगी। और जब रक्ताग्नि की क्रिया होगी तो फिर किस भाग में टूटेगा, सार भाग में टूटेगा और किट्ट भाग में टूटेगा। तो जब सार भाग टूटेगा तो फिर क्या होगा, रक्त धातु का पोषण हो जाएगा, और फिर उसमें से और क्या निकलेगा, उप धातु बनेगी। तो उप धातु से उप धातु का ही पोषण होगा। तो उप धातु जो होती है वो क्या होती है, रक्त धातु की उप धातु क्या होगी, मतलब कि त्वचा की जो चमक आती है वो कहाँ से आती है, उप धातु से होती है, ठीक है। और रक्त की जो वसाओं में जो प्रवाह होता है वो कहाँ से होता है, उप धातु से होता है, ठीक है। तो कुल मिला के इतनी सी बात है। जब रक्त धातु में जब सार भाग जो है रक्त धातु में टूटेगा और उप धातु में टूटेगा तो उप धातु से क्या होगा, त्वचा का चमक आता है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह रक्त धातु का पोषण हुआ। फिर आगे चलेंगे तो मांस धातु में जाएंगे, ठीक है। तो मांस धातु में क्या होगा, मांस तो जहाँ पे रहता है, जहाँ पे मांस का आशय है वहाँ पे पहुँचेंगे, फिर वहाँ पे मांस अग्नि की क्रिया होगी। जब क्रिया होगी तो फिर दो भागों में फिर वो टूटेगा, किस किस में, एक सार भाग में, एक किट्ट भाग में। तो जब सार भाग में टूटेगा तो वहाँ पे क्या होगा,
मांस धातु का निर्माण होगा और एक दूसरी उपधातु का निर्माण होगा। तो उपधातु में क्या होगा, मांस धातु की उपधातु क्या होती है, त्वचा होती है, यानी कि स्किन। त्वचा का मतलब क्या होता है, स्किन, ठीक है। त्वचा का मतलब क्या होता है, स्किन। तो उपधातु से क्या होगा, स्किन का निर्माण होगा। क्लियर। मांस धातु का हो गया। अब पहुँचेंगे हम लोग मेद वाली क्यारी में पहुँचेंगे। तो मेद वाली क्यारी में क्या होगा, जहाँ पे मेद रह रहा है वहाँ पे मेद की क्या होगी, मेदोअग्नि की क्रिया होगी। फिर दो भागों में टूटेगा, किसमें, एक सार और किट्ट भाग में। सार धातु से क्या बनेगा, दो चीज़ें बनेंगी, एक मेद धातु और एक क्या बनेगी, उपधातु बनेगी। तो मेद धातु का पोषण हुआ, और उपधातु का पोषण किससे होगा, तो हमारा जो मेद धातु होती है उसका उपधातु क्या होता है, स्नेह। किसका होगा, स्नेह, यानी कि लुब्रिकेशन होगा, ठीक है। लुब्रिकेशन होगा, कहाँ पे होगा, जॉइंट्स में होगा। लुब्रिकेशन कहाँ पे होगा, जॉइंट्स में होगा। तो इस तरह मेद धातु का हो गया। अब हम मेद से निकलेंगे तो फिर कहाँ पहुँचेंगे, अस्थि में। तो अस्थि जहाँ पे आश्रय ले रही, जहाँ पे रह रही, अस्थि का जहाँ पे स्थान है वहाँ पे स्थाग्नि की क्रिया होगी। वो दो भागों में किस टूटेगा, किसमें, एक सार में एक किट्ट भाग में। अब यहाँ से देखिए चेंज हो जाएगा। अभी तक तो उपधातु का भी निर्माण हो रहा था, लेकिन अस्थि धातु से उपधातु का निर्माण नहीं होता है। अस्थि धातु में जब जाएंगे, अस्थि में जब जाएंगे जहाँ पे अस्थि का स्थान है वहाँ पे स्थाग्नि क्रिया होगी। तो वो दो भाग में टूटेगा, किसमें, एक सार में और किट्ट में। और जो सार भाग होगा उसमें से केवल अस्थि धातु का पोषण होगा, उसकी उपधातु का कुछ नहीं होता है, ठीक है। वहाँ से केवल अस्थि धातु का निर्माण होता है। तो अस्थि धातु का निर्माण हो जाएगा। और फिर भी अस्थि धातु का जो उपधातु होती है वो केश और नख होता है, लेकिन हम इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि आचार्यों ने इसे नहीं बताया हुआ है, ठीक है। मैं आपको मोटा मोटा केवल बता दे रहा हूँ कि अस्थि धातु का जो उपधातु होती है वो केश होता है और नख होता है। केश को हम लोग बाल कहते हैं, नख को नाखून कहते हैं, ठीक है। अस्थि धातु के बाद फिर हम लोग पहुँचेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट मज्जा, जहाँ पे मज्जा का स्थान होता है, ठीक है। वहाँ पे मज्जा की क्रिया होगी, दो भाग में टूटेगा, एक सार में एक किट्ट में। तो सार भाग से क्या होगा, मज्जा धातु की क्या होती है, पुष्टि होती है, ठीक है। अब मज्जा धातु की पुष्टि होगी, लेकिन यहाँ भी उपधातु का निर्माण नहीं होता है, ठीक। लेकिन मज्जा धातु की जो उपधातु होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है, यानी अच्छी मतलब आँख। तो आँख में जो तेज होता है, ठीक है, उससे हमें रूप का ज्ञान प्राप्त होता है ना। तो मज्जा की उपधातु आप लोग मोटा मोटा जान लीजिए कि मज्जा की जो उपधातु है वो क्या होती है, आँख होती है, यानी अच्छी का तेज होता है, आँख का तेज होता है। मज्जा से नेक्स्ट हम लोग पहुँचेंगे शुक्र धातु, यानी कि अंतिम धातु। तो शुक्र जहाँ पे आश्रय लेता है, जहाँ पे उसका आश्रय स्थान है, जहाँ पे शुक्र रहता है वहाँ पे शुक्र अग्नि की क्रिया होगी। दो भाग में टूटेगा, ये भी एक सार में एक किट्ट में। तो सार भाग से क्या होगा, शुक्र धातु की पुष्टि होती है, ठीक है। सार भाग से शुक्र धातु की पुष्टि होगी। यहाँ पे उपधातु की चर्चा नहीं की गई है, आचार्यों ने नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि शुक्र धातु का जो उपधातु होता है वो होता है ओज, यानी कि वाइटल एनर्जी जिसे कहते हैं, इसे इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। ये होता है शुक्र धातु का उपधातु, क्या होता है, ओज होता है, ठीक है। तो कुल मिला के इतना याद रखने वाली चीज़ ये होगी कि ऊपर से 4 7 धातुएं होती हैं, तो हम लोग ऊपर से 4 की बात करेंगे। तो ऊपर से 4 में क्या क्या आ जाएगा, ऊपर से 4 में आएगा रस, रक्त, मांस, मेद। तो मेद धातु तक उपधातु की पुष्टि होती है ऊपर के 4 में, ठीक है। मेद धातु तक, यहाँ तक क्या होता है, उपधातु बनता है। यहाँ तक क्या होता है, उपधातु बनता है। इसके नीचे जो है उपधातु की पुष्टि नहीं होती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चार्ट है, यानी कि वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो याद करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट पहुँचेंगे हम लोग केदारी कुल्य न्याय हो गया, खले कपोत न्याय पहुँचेंगे, ठीक है। खले कपोत न्याय पहुँचेंगे हम लोग। अब खले कपोत न्याय में क्या होगा देखते हैं। खले कपोत न्याय, तो इसमें क्या होता है कि इस न्याय को मानने वाले आचार्यों ने खले अर्थात खलिहान, खले का क्या अर्थ बोला गया, खलिहान। खले को क्या बोला गया है, खलिहान बोला गया है, ठीक है। और कपोत को किससे लिया गया है, कबूतर से लिया गया है। तो खले को क्या बोला गया, खेत बोला गया, यानी खलिहान को खलिहान बोला गया है। खले को क्या बोला गया, खलिहान, यानी कि खेत बोला गया। और कपोत को क्या बोला गया है, कबूतर बोला गया है, ठीक है। खले को खलिहान खेत बोला गया है और कपोत को कबूतर कहा गया है।
तो कबूतर का दृष्टांत देकर इसे समझने का प्रयास किया गया है। किसी खलिहान में दाना चुनने हेतु कबूतर एकत्रित होते हैं। भाई जो खेत होता है, खेत में क्या होता है, दाना चुनने के लिए कौन इकट्ठा होता है, कबूतर इकट्ठा होते हैं, ठीक है, एकत्रित होते हैं। और चुगने या तृप्त होने के उपरांत जब चुग लेते हैं तो उसके उपरांत क्या होता है, अपने अपने आवास को पहुंच जाते हैं। सीधी सी बात है, कभी भी आपने खलिहान में देखा होगा या अपने घर में, या आप छतों पर, घर में छतों पर अगर आप उसको सुखाते हैं गेहूँ, तो गेहूँ सुखाने से क्या होगा, वहाँ पे कबूतर आएंगे या कोई पक्षी आएगा, उसको चुगेगा और फिर अपने अपने स्थान पे क्या करते हैं, वो वापस चले जाते हैं, अपने अपने स्थान पर वापस चले जाते हैं। इस क्रिया में जिस कबूतर का आवास जितनी दूर होगा, इस क्रिया में जिस कबूतर का आवाज़ जितनी दूर होगा उसे पहुंचने में उतना ही समय लगेगा, ठीक है। जो कबूतर खाए थे अनाज को और वो गए थे, अपने अपने आवास में गए थे, तो जो जितनी दूर होगा उसे पहुंचने में उतना ही समय लगता है, ठीक है, उसे पहुंचने में उतना ही समय लगता है। तो इसे हम लोग एक क्या बोला गया है, ठीक इसी प्रकार की स्थिति धातुओं के पोषण में भी होती है। इसी प्रकार की स्थिति किसमें होती है, धातुओं के पोषण में भी होती है। इसी उपमा के कारण इसे खले कपोत न्याय नाम से जाना जाता है। इसी उपमा के अनुसार, ठीक, इसकी उपमा दी गई, इसी के अनुसार खले कपोत न्याय को समझा जा सकता है। अभी हम इसे चार्ट के द्वारा समझेंगे, ठीक है, इसे हम चार्ट के द्वारा समझेंगे। आइए देखते हैं चार्ट। मैं इसको अभी से लिख देता हूँ, वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट चार्ट है खले कपोत न्याय का। क्या होता है, सबसे पहले क्या, हमने आहार रस को दिया, आहार रस को ग्रहण किया, ठीक है। जब हमने आहार रस को ग्रहण किया तो फिर आहार रस से क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, रस व स्रोतस में गया, फिर रक्त व स्रोतस, फिर क्या, मांस व स्रोतस, फिर मेद व स्रोतस होगा, देन अस्थि व स्रोतस, मज्जा व स्रोतस होगा और शुक्र व स्रोतस होगा। ये 7 स्रोतस की बात की गई है। तो सबसे जो छोटा, जैसे सबसे पहले होगा, भाई हमने खाया पहले, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, सबसे कम समय जिसमें लगेगा, किसमें लगेगा, सबसे कम लंबा जो होगा किसमें, रस व स्रोतस में। जब वह रस व स्रोतस में जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, रसाग्नि की क्रिया होगी। और जब रसाग्नि की क्रिया होगी तो उसमें 2 चीज़ों में वो डिवाइड होगा, किसमें, एक सार भाग में, एक किट्ट भाग में। तो सार भाग से क्या होगा, रस धातु एवं उपधातु की उत्पत्ति होगी, पुष्टि होगी, सॉरी, रस धातु और उपधातु की पुष्टि होगी। और किट्ट से क्या होगा, कफ बनेगा। तो समझने वाली बात ये होगी कि जब हमने आहार को ग्रहण किया तो सबसे पहले वो कहाँ गया, रस व स्रोतस के द्वारा गया, ठीक है। उसमें क्या होगा, रसाग्नि की क्रिया होगी और वो किस में टूटेगा, सार और किट्ट भाग में। सार भाग में क्या बनेगा, रस धातु और उपधातु बनेगी, और किट्ट से क्या बनेगा, कफ। किट्ट से हमारा ये कफ तैयार होगा। नेक्स्ट क्या है, हमने आहार को ग्रहण किया, जब रस व स्रोतस हो गया तो फिर हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, रस से अधिक लंबा जो होता है, जो रस से थोड़ा सा जस्ट लंबा होगा वो क्या होगा, रक्त व स्रोतस होगा। तो रक्त व स्रोतस में क्या होगा, रक्ताग्नि की क्रिया होगी। रक्ताग्नि क्रिया जब होगी तो वो 2 चीज़ों में टूटेगा, किसमें, एक सार भाग में, एक किट्ट भाग में होगा। तो सार भाग से क्या होगा, रक्त धातु एवं उसकी उपधातु की पुष्टि होगी, ठीक है। और किट्ट से क्या होगा, पित्त बनेगा। किट्ट से क्या होगा, पित्त की बनेगी, उत्पत्ति होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या बोला गया है, रक्त व स्रोतस में गया, रक्ताग्नि की क्रिया हुई, 2 भाग में टूटा, सार और किट्ट में। सार से क्या होगा, रक्त धातु और उपधातु की पुष्टि होगी, और किट्ट से क्या बनेगा, पित्त भाग, पित्त बनेगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रस के बाद आते हैं रक्त में। रक्त हो गया, रक्त के बाद आएंगे मेद में। तो फिर हमने आहार, मेद में क्या है, मेद में जाएगा, मेदाग्नि की क्रिया होगी। अच्छा, ये क्या होगा, ये रक्त से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। सबसे छोटा क्या था, रस था, उससे बड़ा क्या हुआ, रक्त के पास समय लगा। रक्त से बाद फिर क्या बनेगा, मेद में, ठीक है, सॉरी, मांस में। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे रक्त से अधिक लंबा होता है, ठीक है। तो मांस का हम लोग देखेंगे पहले। मांस व स्रोतस में गया, मांस अग्नि की क्रिया हुई, 2 भाग में टूटा, सार और किट्ट भाग में टूटा। तो जब सार में टूटा और उससे क्या होगा, मांस एवं उपधातु क्या होगी, पुष्टि होगी। और किट्ट से क्या बनेगा, खमल बनेगा, ठीक है। मांस का किट्ट क्या होता है, खमल होता है। ध्यान दीजिएगा, रस का किट्ट क्या था, कफ था, रक्त का किट्ट पित्त था, और मांस का किट्ट क्या होगा, खमल होगा। क्लियर। मांस के बाद कहाँ पे आएंगे हम लोग, मेद में आएंगे। तो मेद में क्या होगा, मेदो अग्नि क्रिया हो, पहले मेद में स्रोतस में गया, फिर मेद में अग्नि क्रिया होगी,
तो क्या चेंज होगा, सार भाग में और किट्ट भाग में। सार में क्या बनेगा, मेद धातु एवं उपधातु होगी, और किट्ट क्या होता है इसका, स्वेद होता है। ठीक है, तो मेद धातु जो होती है, जो उसमें मेद अग्नि क्रिया होगी तो दो भाग में सार और किट्ट में टूटेगा, उससे मेद धातु एवं उपधातु बनेगी, और किट्ट से क्या बनेगा, स्वेद की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो मेद का किट्ट क्या होता है, स्वेद होता है। अब उससे थोड़ा मान से अधिक लंबा क्या होता है, मान से अधिक लंबा मेद होता है। हो गई बात उसकी मेद की। अब मेद से अधिक लंबा क्या होता है, अस्थि होता है, समय लगता है ठीक है जाने में। तो अस्थि व श्रुतस में गया, अस्थाग्नि की क्रिया हुई, दो भागों में डिवाइड हुआ, किसमें, सार में और किट्ट में डिवाइड हुआ। सार से अस्थि धातु की उत्पत्ति हुई, और किट्ट क्या होता है अस्थि का, केश, रोम और समश्रु। क्या क्या होता है, केश, रोम और समश्रु, तीन चीज़ें होती हैं। केश क्या होगा, बाल हो जाएगा। रोम जो छिद्र रोम होते हैं, रोम जो बाल होते हैं शरीर में, ठीक है, पूरे शरीर में। समश्रु दाढ़ी मूछ हो जाता है। ठीक है, समश्रु में क्या आ जाएगा, दाढ़ी और मूछ आ जाती है। ठीक है, तो अब बात हो गई अस्थि की। अस्थि से फिर क्या होगा, नेक्स्ट में कहाँ जाएंगे, अस्थि से लंबा क्या होता है, मज्जा धातु में समय लगता है, यानी मज्जा व श्रुतस में जाएगा। मज्जा अग्नि की क्रिया होगी, अब मज्जा अग्नि क्रिया के दो भागों में डिवाइड होगा, सार और किट्ट भाग में। सार से क्या होगा, मज्जा धातु की पुष्टि होती है, उत्पत्ति होती है, पुष्टि होती है, और किट्ट में क्या बनेगा, अच्छी त्वक और विड स्नेह, अच्छी त्वक और विड स्नेह। तो तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, मज्जा अग्नि जो होती है, मज्जा धातु जो होती है, उसका किट्ट क्या होगा, अच्छी होगा, त्वक होगा और विड स्नेह होगा। ठीक है, अच्छी मतलब आँख, त्वक मतलब त्वचा, विड मतलब उसका जो मल होता है उसका स्नेह। ठीक है, तो तीन चीज़ें कौन कौन सी, अच्छी त्वक और स्नेह। नेक्स्ट क्या है, अस्थि से भी लंबा क्या होता है, सबसे लंबा होता है क्या, शुक्राश्रुतस होता है। ठीक है, तो शुक्राश्रुतस क्या है, उसमें शुक्राग्नि क्रिया होगी, दो भाग में डिवाइड होगा, सार और किट्ट भाग में। जब सार भाग में डिवाइड होगा तो उसमें शुक्र धातु का होगा पुष्टि, और किट्ट इसका नहीं होता है। ठीक है, इसका किट्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने किसको समझा, खले कपोत न्याय को समझा। थोड़ा सा टफ है लेकिन याद करना पड़ेगा, या तो केदारी कुल लेना है या तो खले कपोत न्याय, मतलब आ ही जाता है, 90% चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, तो अच्छे से समझ लीजिए, आप फिर से लेक्चर देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, आप दोबारा प्ले करके देख सकते हैं, अच्छे से समझते हुए चलिएगा। तो यहीं पे धातु चैप्टर फिनिश होता है। आपको कुछ भी जो ना समझ में आया हो तो प्लीज़ आपसे कमेंट सेक्शन में सेंड करिए, मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलिए, अब समय बिल्कुल नहीं बचा है, एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, अच्छे से कंप्लीट करिए। और आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेजिए, सेंड करिए सबको, और बोलिए कि पढ़ें, और इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला, सब यहीं से आने वाला है। ठीक है, और चलिए फिर फिनिश करते हैं अपना लेक्चर यहीं पे। थैंक यू। सब्सक्राइब करेंगे तो लेक्चर आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।